दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था कालीबंगा सभ्यता का। आज हम प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आहड़ सभ्यता का। आहड़ सभ्यता के अंतर्गत आज हम इस आहड़ सभ्यता के उत्खनन से लेकर जो उत्खनन में सभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सभी साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई भी सभ्यता अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी भी प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई भी सभ्यता है किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होगी। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। हम लोगों ने जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो अपने पहले पार्ट 1 कालीबंगा सभ्यता देख लें, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब हम अध्ययन करते हैं आहड़ सभ्यता का। आहड़ जो सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता विकसित हुई है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। इसी आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना गया। कभी इसे आयड़ नदी कहा गया तो कभी इसे बेड़च नदी कहा गया। बेड़च को आपको ध्यान रखना है कि बेड़च नदी या आयड़ नदी के किनारे राजस्थान का एक शहर बसा हुआ है, जिस शहर का नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। और नदी के किनारे दोनों नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके साके विश्व प्रसिद्ध हैं, राजस्थान भर में प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। और बेड़च नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ शहर। और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बसा हुआ है कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये आयड़ या बेड़च नदी है जो सहायक नदी है बनास की। कौन सी नदी की? बनास नदी की। इस कारण इस सभ्यता के बारे में कहा जाए कि आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे भी आपको मिल सकती है कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? बनास नदी के किनारे। क्योंकि बेड़च या आयड़ नदी की सहायक, बेड़च और आयड़ नदी सहायक है किसकी? बनास की सहायक नदी है। ये जो सभ्यता है जो मिली है हमें आयड़ नामक स्थान से, उदयपुर से। कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर में आयड़ नामक स्थान पर उदयपुर में विकसित हुई कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च या आयड़ नदी के किनारे। या बेड़च और आयड़ नदी के किनारे एक दुर्ग बसा हुआ है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह आयड़ नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है। आगे इस सभ्यता को हम पढ़ें तो इसी सभ्यता को प्राचीन काल में 3 नामों से जाना जाता था। एक था ताम्र नगरी, ताम्र नगरी, या इसी स्थान को अघाटपुर के नाम से जाना गया, या इसी स्थान को अघाटपुर दुर्ग के नाम से जाना गया, या अघाट दुर्ग के नाम से जाना गया। कौन से सभ्यता को? आहड़ सभ्यता को। प्राचीन नाम क्या है? ताम्र नगरी, अघाटपुर, अघाट दुर्ग के नाम से जाना गया। ये जो आयड़ सभ्यता है इसको धीरज लाल सांकलिया ने एक नाम दिया बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण बनास संस्कृति, या इसी को नाम दिया आयड़ संस्कृति। किसने नाम दिया? धीरज लाल सांकलिया। किसने?
धीरजलाल सांकलिया ने नाम दिया कि बनास संस्कृति आयड़ संस्कृति है। कौन सी संस्कृति? आहड़ सभ्यता। जो आहड़ सभ्यता है इसे ही धीरजलाल सांकलिया ने बनास संस्कृति, बनास नदी के किनारे, क्योंकि आयड़ किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है, इसलिए इसे बनास संस्कृति कहा गया। यह सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह सभ्यता 8 बार बसीर 8 बार उजड़ी। इसी कारण इस सभ्यता को एक और नाम दे दिया, मृतकों का टीला। क्या नाम दे दिया? मृतकों का टीला। तो यहां से पूछा जाता है कि किस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता या आयड़ सभ्यता, जो किस कहां बसी हुई थी? उदयपुर में, और आहड़ या आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे बसी हुई थी। इसी को धीरजलाल सांकलिया ने क्या नाम दिया? तो धीरजलाल सांकलिया ने बनास संस्कृति, आयड़ संस्कृति इसको नाम दिया। इसके प्राचीन नाम क्या थे? तो ताम्रनगरी या अघाटपुर, अघाट दुर्ग के नाम से प्राचीन काल में जाना गया था। इस सभ्यता के कालक्रम को या समय को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक जो भाग है उसे हम कहेंगे ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता। दूसरा भाग दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे लोहयुगीन सभ्यता। कितने पार्टों में पढ़ेंगे? 2 पार्टों में पढ़ेंगे कि एक पार्ट होगा ताम्रयुगीन सभ्यता का, दूसरा भाग होगा लोहयुगीन सभ्यता का। इसके कालक्रम को 2 भागों में हम अध्ययन करेंगे। इसके उत्खनन की अगर बात की जाए तो इस सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर हुआ। कि जैसे 3 स्तरों पर कैसे हुआ? तो 3 स्तरों पर इसका उत्खनन कार्य पूर्ण हुआ। पहले स्तर पर बीच में इसका उत्खनन हुआ, जिसमें स्फटिक पत्थर की क्या मिली? अधिकता मिली। जब पहली बार इसका उत्खनन हुआ तो हमें मिला स्फटिक पत्थर की क्या मिली? अधिकता मिली। स्फटिक पत्थर की अधिकता मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया कि स्फटिक पत्थर से या तो उपकरण बनाए जाते थे या फिर इस पत्थर के औजार तैयार किए जाते थे। औजार बनाए जाते थे या उपकरण तैयार किए जाते थे। कौन से पत्थर के? स्फटिक पत्थर के। दूसरा चरण इसका पूर्व की ओर चला, पूर्व दिशा की ओर, और पूर्व में दूसरे चरण में हमें यहां से प्राप्त हुए, और यहां से प्राप्त हुए हमें लोहे, तांबे व कांस्य के साक्ष्य। दूसरे चरण में क्या मिला? लोहे, तांबे व कांस्य के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरे चरण में मृत भांड के क्या मिले? अवशेष मिले। तो 3 चरणों में इसका उत्खनन कार्य हुआ। पहला चरण स्फटिक पत्थर की अधिकता, जिससे अनुमान लगाया कि इस पत्थर से उपकरण और औजार तैयार किए जाते थे। दूसरे स्तर पर इसमें लोहे, तांबे व कांसे के क्या मिले? साक्ष्य मिले। तीसरे स्तर पर मृत भांडों की प्राप्ति हुई। आगे हम इसका अध्ययन करते हैं तो 4 विद्वानों के नाम प्रमुख रूप से याद रखने हैं। कितने विद्वान? 4 विद्वानों के नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। पहला विद्वान है, इसका सर्वप्रथम उत्खनन या सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी दी 1953 में। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम था पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। इसने 1953 में इस सभ्यता के बारे में हमें सर्वप्रथम बताया कि आहड़ सभ्यता है, और इस आहड़ सभ्यता का प्रथम उत्खनन करता है या प्रथम खोज करता है या प्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति थे पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। इसी सभ्यता के बारे में दूसरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में इसी सभ्यता में एक टीला था जिसे जाना गया
धूलकोट के नाम से, सॉरी, धूलकोट के नाम से, धूलकोट के नाम से, ये एक स्थानीय भाषा में एक टीले को धूलकोट कहा गया। उस टीले का विशेष रूप से उत्खनन किया 1956 में किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने। इन्हीं रतन चंद्र अग्रवाल को हम आरसी अग्रवाल के नाम से जानते हैं। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता का उत्खनन कब किया? 1956 में। पहली बार उत्खनन किसने किया? तो पहली बार उत्खनन किया 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। दूसरी बार उत्खनन किया रतन चंद्र अग्रवाल ने। तीसरा नाम दो व्यक्तियों का नाम है, दो व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला है वीएन मिश्रा और इनके साथी थे धीरज लाल सांकलिया। इन दोनों ने 1961-62 में इस सभ्यता का उत्खनन किया। इस सभ्यता का उत्खनन किया किसने? वीएन मिश्रा और धीरज लाल सांकलिया जी ने 1961-62 में इस सभ्यता का उत्खनन किया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से दो उत्खनन अधिकारी नियुक्त किए गए। एक का नाम था विजय कुमार और दूसरे का नाम था पीसी चक्रवर्ती। ये राज्य सरकार की ओर से उत्खनन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी थे जो आहड़ सभ्यता का उत्खनन के लिए नियुक्त किए गए थे। तो प्रथम चरण में आपको ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता किस जिले में विकसित हुई? तो उदयपुर में मिली है। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। इस बेड़च नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? चित्तौड़गढ़ शहर जो बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो आपको ध्यान रखना है बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आयड़ जो नदी है वो सहायक नदी है किसकी? बनास की। और बनास की सहायक नदी होने के कारण इस सभ्यता को बनास नदी के किनारे विकसित सभ्यता भी माना जाता है। इस सभ्यता को प्राचीन काल में 3 उपनाम दिए और पहला नाम था ताम्र नगरी, दूसरा नाम था अगाटपुर, तीसरा नाम था अगाट दुर्ग। इसे धीरज लाल सांकलिया ने 2 नाम दिए। एक नाम था बनास संस्कृति और दूसरा नाम इसका था आयड़ संस्कृति। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसके कालक्रम को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो भाग है वो है ताम्र युगीन सभ्यता, दूसरा भाग आपका कहलाएगा लौह युगीन सभ्यता। इस सभ्यता का तीन स्तरों पर उत्खनन हुआ। पहले स्तर पर अधिकता मिली स्टेफिक पत्थर की, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस पत्थर के उपकरण या क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे। दूसरे स्तर पर प्राप्त होते हैं लोहे, तांबे और कांसे के साक्ष्य और तीसरे स्तर पर मिलते हैं मृद भांड। इसका उत्खननकर्ताओं का आपको ध्यान रखना है कि 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया और सर्वप्रथम हमें बताया किसने? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल, जिन्होंने 1956 में धूलकोट जो स्थानीय टीला था, स्थानीय नाम से जाना जाता था धूलकोट, उसका उत्खनन किया और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हमें, जिन्हें आरसी अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है वीएन मिश्रा और धीरज अग्रवाल, जिन्होंने 1961-62 में इसका उत्खनन किया। चौथा जो अंतिम नाम है जो दो सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे राज्य सरकार की ओर से, एक का नाम था विजय कुमार, दूसरे का नाम था पीसी चक्रवर्ती। इन दोनों को राज्य सरकार द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन के लिए नियुक्त किए गए थे। अब पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं इस सभ्यता की विशेषताएं। एक बार ये हटा देते हैं।
देखते हैं इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस सभ्यता के उत्खनन में हमें कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। अब कच्ची ईंटों से निर्मित मकान हमने पिछली वीडियो में देखा होगा आपने कि कच्ची ईंटों से निर्मित मकान ही कौन सी सभ्यता में मिले, कालीबंगा में मिले। लेकिन इन मकानों की जो अधिकांश मकान हैं, इन मकानों में अधिकांश मकान आयताकार आकृति में हैं। अधिकांश मकान किस आकृति में हैं? आयताकार आकृति में है। तो आपको ध्यान रखना है किस सभ्यता में आयताकार आकृति में अधिकांश मकान प्राप्त हुए हैं। तो कौन सी सभ्यता है? तो वो है कौन सी सभ्यता? आपकी आयड़ सभ्यता। इसके अलावा इस सभ्यता से जो मिले हैं, हमें 6 मुद्राएं मिली हैं। 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। साथ ही 3 मोहरों की भी प्राप्ति हुई है। कितनी मोहरें? 3 मोहरें और 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं में एक मुद्रा के 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल। एक और यूनानी देवता अपोलो का चित्र चित्रित है। एक साइड यूनानी देवता अपोलो का चित्र चित्रित है और इसी साइड किनारों पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है कि एक साइड यूनानी देवता अपोलो का चित्र चित्रित है और जिससे किनारों पर यूनानी भाषा में क्या लिखा हुआ है? लेख लिखा हुआ है। दूसरी ओर बात की जाए, दूसरी ओर त्रिशूल का चित्र चित्रित है। तो दूसरी साइड किसका चित्र चित्रित है? त्रिशूल का चित्र चित्रित है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के लोगों के संबंध किससे थे? यूनानियों से संबंध थे। इसी सभ्यता से एक बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त हुआ है। जल पात्र हमें मिला है किस सभ्यता से? आयड़ सभ्यता से। बिगर हत्थे का एक जल पात्र प्राप्त हुआ है और बिगर हत्थे का जल पात्र, ऐसा ही जल पात्र ईरान व बलूचिस्तान से मिलता है। अब ऐसा जलपात्र बिगर हत्थे का हमें कौन सी सभ्यता में मिला है? आयड़ सभ्यता में, जो कौन से जिले में विकसित है? तो वो है कौन से जिले में विकसित थी? तो उदयपुर जिले में कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे या आयड़ नदी के किनारे विकसित थी। तो उस सभ्यता में बिगर हत्थे का हमें क्या मिला? जलपात्र मिला। जो ऐसा ही जलपात्र ईरान और बलूचिस्तान में मिला है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं या इतिहासविद अनुमान लगाते हैं कि इनके संबंध इनसे थे, इनके व्यापारिक संबंध इनसे थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इस सभ्यता में अनाज और हमें क्या मिला है इस सभ्यता में? तो इस सभ्यता में हमें अनाज रखने का एक मिट्टी का मृद भांड मिला है, या अनाज रखने का मृद भांड मिला है। किस सभ्यता से? आयड़ सभ्यता से। आयड़ सभ्यता से अनाज रखने का एक मृद भांड मिला है। इस मृद भांड को स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों का सबसे बड़ा उद्योग जो था वो था तांबा उद्योग। कौन सा उद्योग? तांबा उद्योग। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोगों का सबसे बड़ा उद्योग तांबा उद्योग था। क्यों अनुमान लगाया जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है।
कहां से? आयड़ सभ्यता से। साथ ही तांबे की मिली है कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी भी यहीं से प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता से? तो आयड़ सभ्यता से। इसके अलावा एक विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता के बारे में बताते हैं कि इस सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। किससे परिचित थे? कृषि से परिचित थे। और ये दो फसल, ज्वार व चावल की फसल किया करते थे। यानी ज्वार और चावल के यहां से साक्ष्य बताते हैं कौन? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि ये लोग किससे परिचित थे? कृषि से परिचित थे, जो ज्वार और चावल की क्या करते थे? कृषि के प्रमाण यहां से बतलाते हैं। इसके अलावा आयड़ सभ्यता के लोग रंगाई व छपाई के व्यवसाय से भी परिचित थे। रंगाई व छपाई के व्यवसाय से भी परिचित थे। कौन सी सभ्यता के लोग? आयड़ सभ्यता के लोग। इसके अलावा यहां से व्यक्ति के कपड़ों के साथ, यहां से व्यक्ति को कपड़ों के साथ व आभूषणों के साथ, आभूषणों के साथ दफनाने के प्रमाण हमें मिलते हैं कि व्यक्ति को कपड़ों के साथ दफनाया जाता था। कौन सी सभ्यता में? आयड़ सभ्यता में। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। लेकिन इसकी जो कब्र में दफनाने की स्थिति है वो आपको ध्यान रखनी है कि इनका सर, व्यक्ति के शव का सर हमेशा उत्तर दिशा में होगा और पैर दक्षिण दिशा में होंगे। यानी शव को सर उत्तर और पैर किसमें? दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। यही इसी सभ्यता से सामूहिक भोज की, इसी सभ्यता से किसके? सामूहिक भोज के साक्ष्य भी मिलते हैं। भोज के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब ये कैसे अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ सामूहिक भोज का आयोजन होता था? तो आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए अनुमान लगाया जाएगा कि जैसे इसका उत्खनन हुआ और उत्खनन में मकान के अंदर, एक मकान में एक से अधिक क्या मिले हैं? चूल्हे मिले हैं। एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? तो कौन सी सभ्यता में? आयड़ सभ्यता में। इसके अलावा एक मकान में 6 चूल्हे भी मिले हैं एक मकान के अंदर। इसके अलावा एक चूल्हे पर मनुष्य की हथेली के निशान मिले हैं। मनुष्य की हथेली के निशान मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? आयड़ सभ्यता में। तो आयड़ सभ्यता में सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता था। ऐसा इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक मकान में एक से अधिक क्या मिले हैं? चूल्हे मिले हैं। एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं। एक मकान में एक चूल्हे पर हथेली के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। तो एक बार दोबारा देखें कि आयड़ सभ्यता की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। इसके अलावा अधिकांश मकान जो है आयताकार आकृति में बने हुए थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरें मिली हैं। और उन मुद्राओं में एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का एक साइड चित्र चित्रित है और उसी साइड किनारों पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। दूसरी तरफ त्रिशूल का चित्र चित्रित है। यहीं पर सामूहिक भोजन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहां से बगैर हत्थे का जो जलपात्र मिला है वैसा ही जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान में भी मिलता था। इससे अनुमान लगाएंगे कि ये इनके साथ इनके क्या थे? व्यापारिक संबंध थे।
इसके अलावा इनका सबसे बड़ा जो उद्योग था वो माना गया है कौन सा उद्योग, तांबा उद्योग, क्योंकि यहां से तांबा गलाने की भट्टी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि ये लोग किससे परिचित थे, कृषि से परिचित थे। इसके अलावा ज्वार व चावल के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग रंगाई व छपाई के व्यवसाय से भी क्या थे, परिचित थे। आगे इसको देखा जाए तो यहां पर एक और पद्धति थी जिसे कहा जाएगा चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति ये जो घरों में जल भरा होता था उसको सुखाने की पद्धति थी, कि घरों में ये भरे जल को एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन रखकर उस पर मिट्टी डाल देते थे, और उस गड्ढे में वहां का जो पानी था वो क्या कर जाता था, सूख जाता था। और ये जो चक्रकूप पद्धति है ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। कैसी पद्धति है चक्रकूप, एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में एक गड्ढे के अंदर मिट्टी के बर्तन, उस पर मटकी वगैरह रखकर उस गड्ढे को भरा जाता और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती, जिससे जल शोधन की अच्छी व्यवस्था हो सके। इसके अलावा इस सभ्यता में एक बैल की आकृति प्राप्त हुई है। किसकी, बैल की आकृति प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता में, आयड़ सभ्यता में। जो बैल है वो टेराकोटा पद्धति पर बना हुआ है। कौन सी पद्धति पर, टेराकोटा पद्धति पर। दोस्तों ये इस आयड़ सभ्यता की क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी। इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स कर मुझे बताएं, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े और मैं आपके लिए जल्दी से अगली वीडियो की तैयारी करके आपको नेक्स्ट वीडियो डालता रहें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।